जून 2025 के आखिर में एक और जबरदस्त आपदा और थ्रिलर से भरी फिल्म सामने आती है। दोस्तों, अगर तुम इसे देख रहे हो तो तुरंत दूसरों को भी बता देना, क्योंकि आगे की कहानी इतनी जबरदस्त है कि दिमाग हिल जाएगा। तो बिना समय बर्बाद किए यूरोप के एक मशहूर उपन्यास पर आधारित इस खतरनाक और रोमांचक कहानी की शुरुआत करते हैं। सुबह सुबह एक स्वीडिश वैज्ञानिक अटलांटिक महासागर के किनारे एक जगह पर रिसर्च करने के लिए पहुंचता है। उसे जैसे ही सही जगह मिलती है, वह ड्रिल किए गए छेद में एक एक करके विस्फोटक डालना शुरू कर देता है। लेकिन जैसे ही वह आखिरी विस्फोटक डालने वाला होता है और उसे एक्टिव करने की तैयारी करता है, उसकी साथी जूलियट उसे हाथ से इशारा करके वापस बुलाती है। तभी टीम के कप्तान का कॉल आता है कि एक भयानक तूफान आने वाला है और सभी को तुरंत काम छोड़कर वहां से निकलना होगा। लेकिन वैज्ञानिक सोचता है कि बस एक आखिरी विस्फोटक ही तो बचा है, और वैसे भी ऐसा छोटा मोटा तूफान उसने पहले भी देखा है। इसलिए वह किसी की बात नहीं मानता और जिद में आकर आखिरी विस्फोटक भी डाल देता है। उसे बिल्कुल अंदाजा नहीं होता कि उसका यही छोटा सा फैसला एक खतरनाक घटनाओं की पूरी श्रृंखला को जन्म देने वाला है। जैसे ही विस्फोट शुरू होते हैं, तेज धमाकों के साथ साथ बर्फ की सतह भी जोर जोर से कांपने लगती है। तब जाकर उसे एहसास होता है कि कुछ गड़बड़ है। वह तुरंत भागकर अपने टेंट में जाता है, जूलियट को पकड़ता है और दोनों जल्दी से स्नोमोबाइल पर बैठकर वहां से भाग निकलते हैं। लेकिन उनके जाने के कुछ ही सेकंड बाद उनके पीछे की बर्फ तेजी से टूटने लगती है और दरारें उनका पीछा करते हुए उनके पास तक पहुंच जाती हैं, जिससे दोनों गिर जाते हैं। हालांकि यही गिरना उनकी जान बचा लेता है। जैसे ही वे उठते हैं, वे देखते हैं कि थोड़ी दूरी पर जहां उनका कैंप था, पूरा इलाका अचानक धंस जाता है। लेकिन अजीब घटनाएं यहीं खत्म नहीं होती। उसी जगह से करीब 500 मीटर नीचे पानी के अंदर एक आधुनिक मिसाइल न्यूक्लियर पनडुब्बी के रडार पर अचानक एक रहस्यमयी और अनजान चीज दिखाई देती है। वह चीज इतनी तेजी से पनडुब्बी की तरफ बढ़ती है कि किसी को संभलने का मौका तक नहीं मिलता और वह पूरी पनडुब्बी को जकड़कर गहराई में खींच ले जाती है। आखिरी पल में कमांडर अपनी जान जोखिम में डालकर भारी दबाव झेलते हुए पनडुब्बी का ब्लैक बॉक्स बाहर भेजने में कामयाब हो जाता है। अब सवाल ये उठता है कि आखिर ऐसा कौन सा रहस्यमयी जीव हो सकता है जो इतनी बड़ी और ताकतवर पनडुब्बी को कुछ ही सेकंड में खत्म कर दे। अगली सुबह पनडुब्बी के गायब होने की खबर रक्षा मंत्री तक पहुंचती है। वह भी इस खबर को सुनकर हैरान रह जाता है, क्योंकि इतनी महंगी और एडवांस टेक्नोलॉजी वाली पनडुब्बी का यूं गायब हो जाना लगभग नामुमकिन है। लेकिन सोचने का वक्त नहीं होता। सबसे जरूरी काम होता है रेस्क्यू ऑपरेशन शुरू करना। इस मिशन के लिए पनडुब्बी के कप्तान के भाई वोल को चुना जाता है। लेकिन मामला बहुत गंभीर होता है, इसलिए रक्षा मंत्री को यह भरोसा नहीं होता कि वोल अपने भाई के लिए भावनाओं में बह जाएगा या सही फैसला ले पाएगा। इसलिए सुरक्षा के तौर पर नौसेना के कमांडर ऑनगस्ट को भी इस मिशन का सुपर कमांडर बना दिया जाता है, जिसे जरूरत पड़ने पर वोल को हटाने का अधिकार भी दिया जाता है। जैसे ही कमांडर जहाज पर चढ़ता है, वह साफ कर देता है कि यहाँ असली बॉस वही है। लेकिन वोल इस सब पर ध्यान नहीं देता, क्योंकि वह यहाँ सिर्फ अपना कर्तव्य निभाने आया होता है। तभी रडार पर ब्लैक बॉक्स की लोकेशन दिखाई देती है और वोल तुरंत पूरी स्पीड से वहां जाने का आदेश देता है। सब कुछ सही दिशा में जा रहा होता है, लेकिन जैसे ही वे लक्ष्य के करीब पहुंचते हैं, अचानक रडार पर कई अजीब सिग्नल दिखाई देने लगते हैं जो बहुत तेजी से उनकी तरफ बढ़ रहे होते हैं। कुछ ही पलों में वे सिग्नल उनके आसपास पहुंच जाते हैं और जब वे बाहर देखते हैं तो पता चलता है कि दर्जनों व्हेल मछलियां उन्हें चारों तरफ से घेर चुकी हैं। ऐसा नजारा वहां मौजूद किसी ने पहले कभी नहीं देखा होता। वोल आदेश देता है कि पनडुब्बी को नीचे ले जाकर व्हेल के नीचे से निकलने की कोशिश की जाए। लेकिन हैरानी की बात यह होती है कि व्हेल लगातार उनका पीछा करती रहती है, जैसे वे उन्हें आगे बढ़ने से रोकना चाहती हूं। तभी कमांडर आदेश देता है कि सोनार सिस्टम को चालू किया जाए और उसकी आवाज को बहुत ज्यादा ताकत पर सेट किया जाए। लेकिन वोल तुरंत उसे रोकता है और कहता है कि इतनी तेज आवाज से समुद्री जीवों को नुकसान पहुंच सकता है। वह इसे कम तीव्रता पर सेट करने का आदेश देता है, क्योंकि वे सैनिक हैं, निर्दयी हत्यारे नहीं। आखिरकार सोनार चालू किया जाता है और बिना किसी नुकसान के व्हेल वहां से चली जाती है। लेकिन उनके जाते ही समुद्र के अंदर एक अजीब लो फ्रीक्वेंसी आवाज गूंजने लगती है, जिसकी ताकत लगातार बढ़ती जा रही होती है। जब इस सिग्नल को पहचानने की कोशिश की जाती है तो पता चलता है कि यह किसी भी ज्ञात जीव से मेल नहीं खाता। जैसे जैसे वह रहस्यमयी चीज करीब आती है, कमांडर हमला करने का आदेश देता है, लेकिन वोल उसे रोक देता है, क्योंकि उन्हें अभी तक यह नहीं पता होता कि सामने क्या है और हमला करने पर उसका क्या रिएक्शन होगा। फिर वोल एक जोखिम भरा फैसला लेता है और पनडुब्बी को तेजी से ऊपर ले जाकर सामने दिख रही बर्फ की परत की तरफ बढ़ने का आदेश देता है। थोड़ी ही देर में
उन्हें एक गहरी बर्फीली सुरंग दिखाई देती है और वोल तुरंत उसमें घुसने का आदेश देता है। वह उस रहस्यमयी चीज से छिपने की कोशिश कर रहा होता है। तभी अचानक सिस्टम अलर्ट देता है कि आगे एक विशाल बर्फ की दीवार है। अब स्थिति और भी खतरनाक हो चुकी होती है क्योंकि जरा सी गलती उन्हें सीधे विनाश की तरफ ले जा सकती है। वोल तुरंत टरबाइन को रुकवाने का आदेश देता है और उसे उल्टी दिशा में चलाने को कहता है। बाकी सभी लोग घबरा जाते हैं लेकिन वोल बिल्कुल शांत रहता है। वह कोई ऐसा वैसा कप्तान नहीं है जो किस्मत के भरोसे यहाँ तक पहुंचा हो, बल्कि वह मुश्किल हालात में खुद को साबित करने वाला मजबूत और अनुभवी इंसान है। जैसा उसने सोचा था, पनडुब्बी बर्फ की दीवार से सिर्फ 5 मीटर पहले ही रुक जाती है। उसी समय वह रहस्यमयी जीव भी अचानक गायब हो जाता है। वोल अपने अनुभव के दम पर सभी को इस खतरे से बचा लेता है, लेकिन उसका यही फैसला कमांडर को पसंद नहीं आता और दोनों के बीच तनाव बढ़ने लगता है। वोल इस बात को ज्यादा महत्व नहीं देता और सीधे ब्लैक बॉक्स की लोकेशन पर पहुंचकर पनडुब्बी को सतह पर ले आता है। लेकिन जैसे ही वे ऊपर आते हैं, वोल हैरान रह जाता है। वहां न तो कोई पनडुब्बी दिखाई देती है और न ही उसका कोई निशान, जबकि सिग्नल तो यहीं का बता रहा था। इसी दौरान उसकी नजर दूर बर्फ पर पड़े 2 लोगों पर जाती है जो बुरी तरह घायल और कमजोर हालत में होते हैं। पूछताछ करने पर पता चलता है कि वे अंतरराष्ट्रीय जैविक संगठन के वैज्ञानिक हैं। एक हादसे के कारण उनकी पूरी टीम खत्म हो चुकी है और मजबूरी में वे यहीं मदद का इंतजार कर रहे थे। सौभाग्य से वोल और उसकी टीम उन्हें मिल जाती है। वोल तुरंत कमांडर से अनुमति मांगता है कि उन दोनों को पनडुब्बी में लाया जाए, लेकिन कमांडर बिना सोचे समझे मना कर देता है। उसे शक होता है कि कहीं ये लोग किसी खतरे का हिस्सा न हो, लेकिन हालात साफ दिखा रहे होते हैं कि वे सच में मदद के मोहताज हैं। इसलिए वोल आदेश की परवाह किए बिना उन्हें अंदर ले आता है। बचाए जाने के बाद दोनों वैज्ञानिक बहुत आभारी होते हैं। वोल उनकी मेडिकल जांच करवाता है और उन्हें अच्छा खाना भी दिया जाता है। थोड़ी देर बाद वोल उनसे पूछता है कि आखिर उनके साथ क्या हुआ था। जैसे ही वे अपनी कहानी बताते हैं, माहौल अचानक गंभीर हो जाता है। वे बताते हैं कि जिस दिन हादसा हुआ उस दिन उनके कप्तान ने अचानक विस्फोटकों की मात्रा दोगुनी करने का आदेश दिया था। यानी उस दिन सामान्य से दोगुना विस्फोटक इस्तेमाल किया गया था। यह सुनकर वोल को झटका लगता है, क्योंकि अगर यह बात कमांडर को पता चली तो वह जरूर यही मानेगा कि वैज्ञानिकों की गलती से पनडुब्बी नष्ट हुई है। और ठीक ऐसा ही होता है। कमांडर यह निष्कर्ष निकाल लेता है कि पनडुब्बी का हादसा इन्हीं विस्फोटों की वजह से हुआ है और वह तुरंत वापसी का आदेश दे देता है, क्योंकि उसे लगता है कि अब किसी के बचने की उम्मीद नहीं है। लेकिन वोल इस आदेश को मानने से इनकार कर देता है। वह कहता है कि उन्हें अभी खोज जारी रखनी चाहिए क्योंकि समय बहुत कम है। इसी वजह से कमांडर गुस्से में उसे अलग ले जाकर डांटता है और चेतावनी देता है कि अगर उसने फिर से आदेश का उल्लंघन किया तो उसे बख्शा नहीं जाएगा। वोल के पास बहस करने का समय नहीं होता, क्योंकि उसे पता है कि अगर समय का हिसाब सही है तो फंसे हुए लोगों के पास सिर्फ 1 दिन की ऑक्सीजन बची होगी। इसलिए वह तुरंत सोनार से दोबारा खोज शुरू करने का आदेश देता है। लेकिन कुछ ही देर में रडार पर फिर वही अजीब सिग्नल दिखाई देने लगते हैं। वह रहस्यमयी चीज तेजी से उनकी तरफ बढ़ रही होती है और कुछ ही मिनटों में उनसे टकराने वाली होती है। वो तुरंत आसपास छिपने के लिए बर्फ की तलाश करने को कहता है। जल्द ही उन्हें करीब 1.5 किलोमीटर दूर एक बड़ा हिमखंड दिखाई देता है और वे तेजी से उसकी ओर बढ़ने लगते हैं। लेकिन रास्ते में उनकी मौजूदगी एक नॉर्वेजियन ड्रिलिंग प्लेटफॉर्म को पता चल जाती है। वहां के लोग उन्हें चेतावनी देने के लिए तेज अलार्म बजाते हैं, लेकिन यही अलार्म उस रहस्यमयी जीव के लिए संकेत बन जाता है। वह जीव अचानक दिशा बदलता है और पनडुब्बी का पीछा छोड़कर सीधे ड्रिलिंग प्लेटफॉर्म की तरफ बढ़ जाता है। कुछ ही पलों में वहां तबाही मच जाती है। प्लेटफॉर्म पर मौजूद लोग घबरा जाते हैं। हर तरफ अफरा तफरी मच जाती है। वोल यह सब पेरिस्कोप के जरिए अपनी आंखों से देख रहा होता है। जब यह दृश्य स्क्रीन पर आता है तो पनडुब्बी के अंदर मौजूद सभी लोग दंग रह जाते हैं। किसी को समझ नहीं आता कि यह कैसी भयानक ताकत है। कुछ ही देर में पूरा प्लेटफॉर्म तबाह हो जाता है और समुद्र में समा जाता है। इसके बाद वह रहस्यमयी साया फिर से दिशा बदलता है और तेजी से पनडुब्बी की तरफ बढ़ने लगता है। अब मौत का खतरा एक बार फिर उनके सिर पर मंडराने लगता है। वोल तुरंत पूरी स्पीड से भागने और बचाव की तैयारी करने का आदेश देता है, लेकिन तभी कमांडर अचानक उसका अधिकार छीन लेता है और खुद कमान संभाल लेता है। वह टॉर्पीडो तैयार करने का आदेश देता है और मुकाबले के लिए तैयार हो जाता है। 2 टॉर्पीडो सीधे उस रहस्यमयी दैत्य की ओर दागे जाते हैं। जोरदार धमाकों के साथ विस्फोट होता है, लेकिन हैरानी की बात यह होती है कि उन टॉर्पीडो का उस पर कोई असर नहीं पड़ता। उल्टा वह और ज्यादा गुस्से में आ जाता है और पहले से भी ज्यादा तेजी से उनकी तरफ बढ़ने लगता है। ऑगस्ट तुरंत दोबारा टॉर्पीडो दागने का आदेश देता है। नाविक बिना देर किए आदेश का पालन करते हैं, लेकिन इस बार भी नतीजा वही निकलता है। उस दैत्य पर कोई फर्क नहीं पड़ता। अब वह खौफनाक काली परछाई बहुत करीब आ चुकी होती है। यह देखकर ऑगस्ट पूरी तरह घबरा जाता है। आसपास के लोग
उससे बार बार पूछते हैं कि अब क्या किया जाए, लेकिन वह जैसे पत्थर का बन जाता है। उसकी सारी हिम्मत जवाब दे चुकी होती है। ऐसे में वोल आगे आता है और फिर से कमान अपने हाथ में ले लेता है, क्योंकि अगर अभी कुछ नहीं किया गया तो सबकी मौत तय है। वोल पूरी कोशिश करता है बचने की, लेकिन तभी वह विशाल जीव अपनी ताकतवर पकड़ से पनडुब्बी को झटका देता है। तेज धाराओं के कारण पनडुब्बी बुरी तरह हिलने लगती है। इसी दौरान टॉर्पीडो वाले हिस्से में आग लग जाती है। इतना ही नहीं, तभी एक और बुरी खबर मिलती है। निगरानी करने वाला बताता है कि यह जीव किसी तरह उनकी लोकेशन को लगातार ट्रैक कर रहा है। वे चाहे जितना भी बचने की कोशिश करें, वह उनका पीछा नहीं छोड़ रहा। वोल कुछ सेकंड सोचता है और फिर तुरंत फैसला लेता है। वह आदेश देता है कि पनडुब्बी के सभी ऐसे सिस्टम बंद कर दिए जाएं जो जरूरी नहीं है। यहाँ तक कि आग बुझाने के लिए भी किसी को उस हिस्से में जाने से मना कर दिया जाता है। पूरे जहाज को तुरंत साइलेंट मोड में डाल दिया जाता है। जैसे ही सभी आवाजें और ऊर्जा के स्रोत बंद होते हैं, वह समुद्री दैत्य जैसे अचानक अपना लक्ष्य खो देता है और धीरे धीरे हमला करना बंद कर देता है। अब पनडुब्बी बिना किसी ताकत के सिर्फ नीचे की ओर डूबने लगती है, लेकिन इसी दौरान वह एक तेज समुद्री धारा में फंस जाती है जो उसे उस खतरनाक इलाके से दूर ले जाने लगती है। इस तरह वे लोग फिलहाल खतरे से बच निकलते हैं। खतरा थोड़ा कम होते ही चालक दल के लोग आग बुझाने में लग जाते हैं, लेकिन हालात बहुत खराब हो चुके होते हैं। आग पूरे हिस्से में फैल चुकी होती है और काबू से बाहर हो जाती है। तब वोल तुरंत आदेश देता है कि पहले सभी घायल लोगों को सुरक्षित जगह पर ले जाया जाए। इसके बाद वह उस हिस्से में खास गैस छोड़ने का आदेश देता है, जिससे किसी तरह आग पर काबू पा लिया जाता है। अब सभी लोग घायलों के इलाज में जुट जाते हैं। जूलिया वोल के माथे पर लगी चोट को देखती है और खुद आगे आकर उसका इलाज करती है। इसके बाद वोल सभी को मौजूदा हालत के बारे में सच बताता है। वह कहता है कि रिएक्टर तो फिर से चलने लगा है, लेकिन टॉर्पीडो वाला हिस्सा पूरी तरह बर्बाद हो चुका है। आधे से ज्यादा लोग घायल हैं, 1/3 उपकरण खराब हो चुके हैं और ऊपर से उस रहस्यमयी दैत्य का खतरा अलग है। इन सब हालात में अब रेस्क्यू मिशन जारी रखना लगभग नामुमकिन है, इसलिए उन्हें वापस लौटना होगा। यह कहकर वोल अकेले अपने कमरे में चला जाता है। उसके हाथ में उसके पिता का दिया हुआ एक नोट होता है, जिस पर लिखा होता है कि परिवार का ख्याल रखना। यह पढ़कर उसके मन में भारी दर्द और अपराध बोध भर जाता है, क्योंकि वह अपने भाई की सुरक्षा भी सुनिश्चित नहीं कर पा रहा होता। तभी जूलिया उसके कमरे का दरवाजा खटखटाती है और उससे बात करने आती है। वह एक समुद्री नक्शा लेकर उस पर कुछ जगहों को चिन्हित करती है और समझाती है कि वैज्ञानिक कैंप में हुए विस्फोट और बाद में हुई घटनाओं को जोड़कर देखा जाए तो यह जगह किसी प्राचीन समुद्री दैत्य का इलाका हो सकती है। वह बताती है कि यह शायद एक विशाल समुद्री जीव है, जिसका आकार एक छोटे द्वीप जितना बड़ा हो सकता है और दिखने में वह एक विशाल ऑक्टोपस जैसा होता है। उसके मुताबिक यह दैत्य अभी अभी जागा है, इसलिए लगातार हमले कर रहा है। जूलिया यह भी कहती है कि अगर वे इसी दिशा में खोज जारी रखें तो शायद उन्हें गुम हुई पनडुब्बी का मलबा मिल सकता है। वोल भी अपने भाई को बचाना चाहता है, लेकिन पनडुब्बी की खराब हालत और घायल लोगों को देखकर वह दुविधा में पड़ जाता है। इसी बीच दो रसोइये एक अहम जानकारी देते हैं। वे बताते हैं कि जब पनडुब्बी साइलेंट मोड में थी, तब उन्हें रसोई के पास से किसी के नियमित अंतराल पर धातु पर चोट करने जैसी आवाज सुनाई दी थी। कुछ अन्य लोग भी इस बात की पुष्टि करते हैं। यह सुनकर वोल के मन में उम्मीद की किरण जगती है। वह तुरंत आदेश देता है कि बाहरी आवाजों को पूरे जहाज में सुनाया जाए। ध्यान से सुनने पर साफ हो जाता है कि यह किसी इंसान द्वारा दिया जा रहा मदद का संकेत है। इसका मतलब है कि गुम हुई पनडुब्बी के लोग अभी भी जिंदा हो सकते हैं। वोल पूरे चालक दल के सामने एक भावुक भाषण देता है और सभी को एकजुट करता है। वह कहता है कि चाहे कितना भी खतरा क्यों न हो, वे अपने साथियों को बचाए बिना वापस नहीं जाएंगे। इसके बाद वे उस सिग्नल की दिशा में आगे बढ़ते हैं और कुछ ही देर में एक गहरे समुद्री खाई के पास पहुंच जाते हैं। ये खाई करीब 5000 मीटर गहरी होती है, जबकि उनकी पनडुब्बी इतनी गहराई तक नहीं जा सकती। कुछ सोचने के बाद वोल एक छोटा गहरे पानी में जाने वाला वाहन तैयार करवाता है और खुद उसमें जाने का फैसला करता है। वह अपने अनुभव के भरोसे इस मिशन को खुद संभालने का निर्णय लेता है। जैसे जैसे वे नीचे उतरते हैं, शुरुआत में सब कुछ खाली दिखता है, लेकिन करीब 2500 मीटर नीचे पहुंचने पर उन्हें कई डूबी हुई जहाजों के मलबे दिखाई देते हैं। वोल को शक होता है कि यही उस खतरनाक दैत्य का इलाका है। थोड़ी ही देर में उन्हें उसी गुम हुई पनडुब्बी का मलबा दिखाई देता है। पनडुब्बी को काफी नुकसान हुआ होता है, लेकिन उसका मुख्य ढांचा अभी भी सही होता है। इसका मतलब है कि अंदर कुछ लोग जिंदा हो सकते हैं। तीनों बिना समय गंवाए उस पनडुब्बी से जुड़ते हैं और वोल सबसे पहले अंदर जाने के लिए आगे बढ़ता है। छोटी बचाव पनडुब्बी और मुख्य पनडुब्बी के बीच जैसे ही संपर्क स्थापित होता है, सभी नाविक खुशी से झूम उठते हैं, क्योंकि उन्हें आखिरकार बचाव मिल गया होता है। लेकिन समस्या ये होती है कि छोटी पनडुब्बी में जगह बहुत कम होती है, इसलिए सभी बचे हुए लोगों को
एक बार में नहीं ले जाया जा सकता, उन्हें 2 बार में ले जाना पड़ेगा। ऐसे में वोल खुद फैसला करता है कि वह यहीं रुकेगा और अपने भाई के साथ मिलकर उस पनडुब्बी के अंदर मौजूद गुप्त हथियार को नष्ट करेगा। शुरू में सब कुछ ठीक लगता है, लेकिन तभी एक गलती सब कुछ बिगाड़ देती है। जब कोशी वापस जाने की तैयारी करता है तो वह अनजाने में एक फ्लोटिंग डिवाइस छोड़ देता है, जिससे तेज आवाज निकलने लगती है। यह आवाज तुरंत उस खतरनाक समुद्री दैत्य का ध्यान अपनी तरफ खींच लेती है। हालांकि नाविक तुरंत उसे बंद कर देते हैं, लेकिन तब तक बहुत देर हो चुकी होती है। वह दैत्य गुस्से में उस दिशा में तेजी से बढ़ने लगता है। कोशी को इस खतरे का जरा भी अंदाजा नहीं होता। वह पहले बैच के लोगों को सुरक्षित पहुंचाकर वापस लौटने लगता है, लेकिन जैसे ही वह निकलता है वह विशाल दैत्य वहां पहुंच जाता है और पास में खड़ी मुख्य पनडुब्बी को देख लेता है। यह देखकर ऑगस्ट घबरा जाता है। पिछली हार को याद करते हुए वह तुरंत आदेश देता है कि पनडुब्बी को समुद्र की गहराई में छिपा दिया जाए, लेकिन बार बार अपने शिकार को खोने से दैत्य बुरी तरह गुस्से में आ जाता है। वह अपने विशाल टेंटेकल्स से आसपास की चट्टानों को तोड़ने लगता है और पूरी कोशिश करता है कि पनडुब्बी को वहीं दबा दे। उधर पनडुब्बी पर दबाव बढ़ने लगता है। ज्यादा गहराई में रहने के कारण कुछ हिस्से कमजोर होने लगते हैं, पाइप टूटने लगते हैं, लेकिन साइलेंट मोड के कारण कोई भी ज्यादा हरकत नहीं कर सकता। दूसरी तरफ जब कोशी दूसरी बार पनडुब्बी से जुड़ने की कोशिश करता है तो गलती से वह उसी खराब हो चुके फ्लोटिंग डिवाइस को छू देता है। अब वह बंद भी नहीं हो पाता और फिर से तेज आवाज पैदा करता है। इस बार दैत्य तुरंत दिशा बदलकर उनकी तरफ बढ़ता है। इसी बीच ऑगस्ट मौका देखकर आदेश देता है कि मुख्य पनडुब्बी को तुरंत सतह की तरफ ले जाया जाए ताकि खतरे से बचा जा सके। लेकिन वोल की स्थिति बेहद खतरनाक हो जाती है। जैसे ही दूसरे बैच के लोग बाहर निकलने वाले होते हैं, दैत्य उनके बिल्कुल करीब पहुंच जाता है। ऐसी हालत में वोल एक बड़ा फैसला लेता है। वह कहता है कि गुप्त हथियार को नष्ट करने के बजाय उसे उस दैत्य पर इस्तेमाल किया जाए। उसका भाई भी तुरंत उसकी बात मान जाता है। दोनों मिलकर योजना बनाते हैं। भाई कंट्रोल रूम में रहता है और वोल हथियार वाले हिस्से की तरफ भागता है। इस हथियार को चलाने के लिए 2 लोगों का एक साथ एक्टिव करना जरूरी होता है। जैसे ही वह दैत्य पूरी पनडुब्बी को जकड़ लेता है, उसी वक्त दोनों भाई एक साथ बटन दबाते हैं। अगले ही पल जबरदस्त ऊर्जा का विस्फोट होता है। यही वजह थी कि सरकार इस हथियार को हर हालत में नष्ट करना चाहती थी, क्योंकि यह बेहद खतरनाक था। इतना शक्तिशाली कि एक विशाल समुद्री दैत्य जिसका आकार एक द्वीप जितना था, वह भी इस हमले को झेल नहीं पाता और पल भर में खत्म हो जाता है। आखिरी समय में वोल और उसका भाई बचाव पनडुब्बी में चढ़ जाते हैं और सुरक्षित सतह पर पहुंच जाते हैं। समुद्र के ऊपर पहले से ही रक्षा मंत्री और बाकी साथी उनका इंतजार कर रहे होते हैं। जूलिया भी मुस्कुराते हुए उनका स्वागत करती है। सुबह की हल्की रोशनी के बीच मौत के इतने करीब जाकर वापस लौटे ये दोनों भाई आखिरकार अपने साथियों के बीच खड़े होते हैं और उनकी बहादुरी के लिए उन्हें सम्मान और खुशी मिलती है।